Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and I welcome you back to this amazing platform of Physics Wala. So आज की क्लास में बेटा हम बायोमोलिक्यूल्स कवर करेंगे इन वन शॉट. सो चैप्टर काफ़ी इजी है. आप लोगों के पहले टर्म में आया था तो I'm pretty sure काफ़ी चीज़ें याद नहीं होंगी. बट क्वेश्चन जैसे जैसे आता जाएगा उस टाइम पर जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है आई विल एक्सप्लेन देन एंड देयर, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde और कीटोन is called as, right. So हमारे पास अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट दे गिव, सो कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है बेटा आपका मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर. ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये मोनोसेक्राइड्स है जो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर आपको और सिंपलर यूनिट्स नहीं देंगे. फिर आता है आपका डाइसेक्राइड्स. नाम से समझनी है चीजें. डाइसेक्राइड्स क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस पर आपको 2 यूनिट्स देंगे. फिर आता है आपका बेटा ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स हाइड्रोलिसिस पर आपको 2 to 10 यूनिट्स देते हैं, ठीक है. जैसे रैफिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स. रैफिनोज के हाइड्रोलिसिस पे आपको 3 यूनिट्स मिलती हैं. डाइसेक्राइड्स में बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. ये डाइसेक्राइड्स में आ जाते हैं. तो मोनो जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, डाइसेक्राइड्स हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट देंगे. ओलिगोसेक्राइड्स आपका 2 to 10 यील्ड करता है हाइड्रोलिसिस पे. 2 भी नहीं, बेसिकली 3 ही बोलेंगे क्योंकि डाई तक हम 2 ले लेते हैं, ठीक है. और उसके बाद आ जाता है आपका पॉलीसेक्राइड्स. पॉलीसेक्राइड्स यानी जो हाइड्रोलिसिस पे बहुत सारी यूनिट्स आपको यील्ड करते हैं, ठीक है. सो कह रहे कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, वो कौन सा हो जाएगा आपका है बेटा, मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. ओलिगो हो जाएगा, फर्दर यूनिट्स देगा. पॉलीसेक्राइड भी हो जाएगा. और अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज आपका कैसा होता है, डाइसेक्राइड. सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है. सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड. यानी कौन सा इनमें से पॉलीसेक्राइड नहीं है, यानी कौन हाइड्रोलिसिस पे आपको बहुत सारी यूनिट्स नहीं देगा. सो स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड, मैं सिर्फ पॉली लिख रही हूं. ग्लाइकोजन भी बेटा पॉलीसेक्राइड होता है. सेल्यूलोज भी पॉलीसेक्राइड होता है. बट माल्टोज जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है. ये क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है. ये हाइड्रोलिसिस पे आपको 2 यूनिट्स देता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ही देता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखिए ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, दिस इज फ्रॉम बेसिकली द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज. जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एलुसिडेशन किया गया कि कैसे पता लगा कि ग्लूकोज का एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर है. उसके लिए ग्लूकोज के कुछ कुछ रिएक्शंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, इसके बाद रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज का विद ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, डाइल्यूट HNO3, और आपका पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन होना, हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम बनना. इसके अलावा आपका KCN के साथ रिएक्शन, HCN के साथ रिएक्शन होना. सो ये वाले जो कुछ ग्लूकोज की जितने भी NCERT में रिएक्शन दे रखे हैं ना स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के, सिर्फ उतना ही करना है. इस चैप्टर के लिए बेटा बियॉन्ड NCERT जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. रीड द NCERT थॉरली एंड यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस. सो इस वाले में हमें दे रखा है CHO, CHOH होल 4, CH2OH. ग्लूकोज में ये नहीं पता था अभी कि जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा हुआ है वो किस पोजीशंस पर लगा हुआ है, वो बात की बातें हैं. सो बोल रहा है कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब हमने करा और N-हेक्सेन बना तो क्या रिएजेंट हमें चाहिए होता है, किस रिएजेंट से आपका ग्लूकोज N-हेक्सेन में कन्वर्ट होता है. सो यहाँ पर जो रिएजेंट होगा वो होता है आपका HI. सो HI क्या करता है, ग्लूकोज को चेंज कर देता है इनटू N-हेक्सेन. और इस रिएक्शन से ये पता लगता है कि जो 6 कार्बन है
वो आपकी स्ट्रेट चेन में जुड़ी हुई है, कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं हो रखी। चलिए नेक्स्ट है नेम द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सो हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज हो गया बेटा CHO, ठीक है, CHOH होल 4 CH2OH, ये तो हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड होता है बेटा COOH CHOH होल 4 CH2OH, ये आपका क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो उसने बोला कि क्या प्रोडक्ट बनेगा जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा विद नाइट्रिक एसिड, यानी इसका रिएक्शन हमने कराया नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, डाइल्यूट HNO3, और इसका रिएक्शन भी हमने कराया किसके साथ, डाइल्यूट HNO3। ठीक है, सो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा आपका, ग्लूकोज के अंदर ये जो दोनों ग्रुप है, एल्डिहाइड वाले को भी किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक में, और जो आपका ये प्राइमरी अल्कोहल है इसको भी किस में चेंज कर देता है, आपका कार्बोक्सिलिक में। तो आपको मिलता है COOH CHOH होल 4 COOH, और ग्लूकोनिक एसिड में ये वाला तो था ही बेटा, ये वाला ग्रुप जो होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर सैकरिक एसिड। ये आपका क्या है, सैकरिक एसिड। ठीक है, और अगर किसी को लग रहा हो कि ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनना है तो वो भी समझ लो यहीं पर। अगर आप ग्लूकोज को ट्रीट कराते हो विद ब्रोमीन वाटर, तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अगर आप ग्लूकोज को डाइल्यूट नाइट्रिक से कराओगे तो सीधा क्या बन जाएगा, आपका सैकरिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड को भी डाइल्यूट नाइट्रिक से कराओगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, सैकरिक। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक कैसे मिलेगा, ब्रोमीन वाटर से मिलेगा। तो दोनों के ऑक्सीडेशन से आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है बेटा, सैकरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एपिमेरिक पेयर। एपिमेरिक पेयर इनमें से कौन सा है। एपीमर में बेटा कोई भी पोजीशन पे डिफरेंस आ सकता है, जब C1 पे आता है पर्टिकुलरली तब हम बोलते हैं एनोमर्स है। चलो ये हो गया आपका ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज है ये, ठीक है। चलिए अब ग्लूकोज जो होता है बेटा फ्रक्टोज के साथ तो नहीं ही होगा एपिमेरिक। क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। सो ये वाला तो आप पहले ही काट दो, ठीक है। ग्लूकोज एंड सुक्रोज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो आपका मोनोसेकेराइड है और सुक्रोज जो है वो आपका डाइसेकेराइड है, तो ये भी पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचता है फ्रक्टोज एंड मैनोज और ग्लूकोज एंड मैनोज। एक और हिंट देती हूँ, मैनोज के अंदर आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर आपका कीटोनिक होता है, तो ये भी आपके एपिमेरिक तो नहीं होंगे। होगा तो ग्लूकोज एंड मैनोज, बट एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ठीक है। मैनोज में क्या होता है, चलिए चलिए ये है आपका मैनोज। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, है ये डी वाला कैसे पता लगता है, कैपिटल एल या कैपिटल डी। जो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन होता है कायरल कार्बन, उसमें देखो अगर OH राइट पर है तो डी, और अगर OH लेफ्ट पे हुआ तो एल होता है, कैपिटल एल की बात कर रहे हैं।
ये प्लस या माइनस आपकी रोटेशन डिनोट करता है, जो स्मॉल डी स्मॉल एल होता है। आपकी क्लॉकवाइज जा रही होती है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता है तो लीवो रोटेटरी। ठीक है, चलिए अब जरा आप इन दोनों में सोचे कि क्या डिफरेंस आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर और कौन सी कार्बन पर आ रहा है, ये आपको सोचकर बताना है बेटा। चलिए अगर आप देखोगे दोनों के अंदर तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, देखिए ये फर्स्ट कार्बन होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ होगी। इधर नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 और ये सिक्स्थ कार्बन होगी। सारा स्ट्रक्चर सेम है। सेकंड कार्बन पर यहाँ पे H लेफ्ट में है, OH राइट में है, और मैनोस के अंदर सेकेंड कार्बन पर OH लेफ्ट में, H राइट पे, बाकी तो सारा कुछ सेम है। सो अगर आपका कोई भी पोजीशन पर वेरी करे, अगर पर्टिकुलरली C1 पर वेरी करता है तो हम उनको बोलते हैं बेटा एनोमर्स। बट C1 के अलावा अगर कहीं भी है, मतलब आप ये कह सकते हो कि एपीमर का ही टाइप होता है एनोमर्स। पर्टिकुलरली C1 पोजीशन पर होता है तो एनोमर्स होते हैं, बाकी अगर किसी पे भी है तो आप उसको एपीमर्स बोलेंगे। तो ग्लूकोज एंड मैनोज में डिफरेंस कौन सी कार्बन पर आ रहा है, C2 कार्बन पर आ रहा है, C2 पोजीशन पर आ रहा है। सो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज एंड मैनोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सुक्रोज द टू मोनोसेकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो वो पूछ रहा है कि सुक्रोज के अंदर जो लिंकेज होती है वो आपकी किस किस की पोजीशन की होती है। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपका सुक्रोज में क्या क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। सो आपका सुक्रोज के अंदर क्या होता है बेटा, C1 होता है, C1 और C2 की लिंकेज होती है। C1 होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज का और C2 होता है आपका बीटा डी फ्रक्टोज का। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर हम बात करें माल्टोज की तो उसमें ग्लूकोज ग्लूकोज ही होता है, C1 C4 पे होता है। और आपका लैक्टोज जो होता है उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज का C1 ग्लूकोज का C4 होता है। ठीक है, सो ये याद रखनी है, मैं पहले ही बोल रही हूं कि प्लीज लर्न ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ सुक्रोज, क्योंकि इन पर सवाल आता है और ये मतलब रटा रटाया सवाल है। सुक्रोज का आपको आना चाहिए, माल्टोज का आना चाहिए और लैक्टोज का, डाइसेकेराइड्स वाले में। पॉली वाले में भी आ जाता है, जैसे स्टार्च पे आ जाता है, माइलोज माइलोपेक्टिन में कहाँ पे किस में ब्रांचिंग हो रखी है। बट मेन आपके लिए डाइसेकेराइड्स में यही तीन है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इनवर्ट शुगर इज अ मिक्सचर ऑफ। चलिए इनवर्ट शुगर बेसिकली क्या होती है और क्यों बुलाते हैं। सो आपकी जो सुक्रोज होती है विच इज C12H22O11, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इतनी देर में तुम्हारे दिमाग में आंसर आ चुका होगा। ठीक है, आपको मिलता है डी ग्लूकोज और आपको मिलता है डी फ्रक्टोज। ठीक है, जो कैपिटल डी है वो आपके सेकंड लास्ट कार्बन, जो सेकंड लास्ट कायरल कार्बन होती है उसकी पोजीशन बता रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में ही सेकंड लास्ट कायरल कार्बन पर, मतलब जो सेकंड लास्ट कार्बन होती है आपकी, लास्ट से जो कार्बन होती है सेकंड लास्ट, उसमें जो आपकी कायरल कार्बन है वो वाली, सो वहां पर आपका, जैसे हमने पीछे बात करी थी, यहां पर ही बात कर लेती हूँ, तो यहां पर OH राइट में था। ठीक है, दिस इज माय सेकंड लास्ट कार्बन, फिफ्थ नंबर की जो कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन, एंड दिस इज अ कायरल कार्बन। चारों ग्रुप्स अलग अलग होंगे। अगर OH राइट पर होता है तो बेटा कैपिटल डी, और अगर यही OH लेफ्ट पर होता ना तो हम कैपिटल L लगाते हैं। सो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पर हमें डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज मिलता है, बट इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बुलाते हैं। सुक्रोज जो होता है वो आपका कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है।
यानी इसकी जो रोटेशन आती है वो प्लस का साइन होता है, यानी क्लॉकवाइज में होती है। बट जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो हमें मिक्सचर मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसकी वजह से जो पूरी ओवरऑल रोटेशन आती है ना, उससे ये सोल्यूशन क्या बन जाता है, लीवो रोटेटरी, क्योंकि फ्रक्टोज की रोटेशन का वैल्यू ज्यादा होता है, ग्लूकोज का कम होता है, तो ओवरऑल जो रोटेशन का साइन आता है वो माइनस में आता है। सो अब आपका मिक्सचर कैसा बन जाता है, लीवो रोटेटरी बन जाता है। सो इसीलिए हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर की जो रोटेशन थी, जो आपकी पहले क्लॉकवाइज में थी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, हाइड्रोलिसिस के बाद वो कैसा हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो जाता है। सो इसीलिए हम सुक्रोज को और क्या बुलाते हैं, इन्वर्ट शुगर। क्या बुलाते हैं, इन्वर्ट शुगर। सो आपको क्या मिलता है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। ठीक है, इनकी वजह से ओवरऑल कैसा हो जाता है, लीवो रोटेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द स्ट्रक्चर केयरफुली एंड देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द अबव सैकराइड। इनमें आपको सैकराइड बताना है। इतना याद रखो, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। सो अगर आप वो वाला देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा बेटा कि कीटोनिक ग्रुप कोई सा भी नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो फ्रक्टोज के अंदर हैवर्थ प्रोजेक्शन में ये वाला नहीं आता, वहां पे फ्यूरेनोज फॉर्म होता है। ठीक है, ये दिस इज पायरेनोज, वहां पे फ्यूरेनोज फ्यूरान से आता है। सो मैं सुक्रोज तो पहले ही काट रही हूं, होगा ही नहीं सुक्रोज तो। माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलता है। सो ध्यान से देखें स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखेंगे तो आपको बेटा C1 और C4 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 और C4 पर है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा होगा। सो यहाँ पर जो ये डाइसैकेराइड आपको दे रखा है, दिस डाइसैकेराइड इज लैक्टोज, दिस इज लैक्टोज। ठीक है, C1 होता है आपका गैलेक्टोज का और C4 किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन C। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हमें इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए। हाँ जी बेटा, आपको सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीन ही मेन डाइसैकेराइड्स है, इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए। पॉलीसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट डाइसैकेराइड्स में ये तीनों और मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। सो एनिमल स्टार्च जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, सो ग्लाइकोजन इज एन एनिमल स्टार्च बेसिकली। ठीक है, जिससे हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, और ये आपका कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों आपका स्टार्च का पार्ट होता है, और सेल्यूलोज आपका प्लांट्स में होता है। चलिए नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडीज। कितने टोटल अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, जिसमें से कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। सो देयर आर 20 अमीनो एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड और अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ये ध्यान रखिए बेटा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम दो में क्लासिफाई करते हैं, नॉन एसेंशियल AA यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है, इसीलिए एसेंशियल नहीं है। सो दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, इसीलिए दैट इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, दूसरा टाइप होता है बेटा आपका एसेंशियल अमीनो एसिड।
एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हो गए, जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती बट वो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल तो है, जरूरत तो है उनकी, तो वो आप डाइट वगैरह के थ्रू लेते हैं. सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी synthesized in body. यानी ये हमें कहाँ से लेना पड़ता है, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, और इसीलिए हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी, देखो इंपॉर्टेंस उसी की होती है जो चीज़ आसानी से ना मिले. एसेंशियल अमीनो एसिड इसीलिए एसेंशियल है क्योंकि वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. नॉन एसेंशियल कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी, क्योंकि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर देती है, दे आर नॉट एसेंशियल. सो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, और वो वही पूछ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, कि इनमें से कौन सा है जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी इट इज गोइंग टू बी अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. सो इनमें से बेटा ग्लाइसिन जो होता है दैट इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. यानी आपकी बॉडी में ग्लाइसिन सिंथेसाइज हो सकता है, इसीलिए नॉन एसेंशियल होता है. वैलिन, लाइसिन और आपका ल्यूसिन, ये तीनों के तीनों आपके कैसे होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड. यानी ये आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, तो आपको इनको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एसेंशियल, नॉन एसेंशियल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड when polypeptide in a protein has amino acids linked with each other in a specific sequence. अगर आपके प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो अमीनो एसिड्स है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर वो कौन से स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में. प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर वो जुड़े होते हैं. So that is your primary structure of protein. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. द स्पैशियल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज. स्पेस के अंदर अरेंजमेंट आपका विद ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, यानी टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स का स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बेसिकली गिव्स यू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर आपका स्पैशियल अरेंजमेंट होता है ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचरेशन बेसिकली क्या होता है, कॉग्युलेशन, प्रेसिपिटेट करना. सो कॉग्युलेशन ऑफ एग वाइट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. एग के अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, जो एल्ब्यूमिन होता है, दैट इज द प्रोटीन पार्ट. अगर आप एग को बॉईल करते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो कॉग्युलेट हो जाता है, उसको हम डीनेचरेशन भी बोलते हैं. सो कॉग्युलेशन ऑफ एग वाइट तो सही है. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्रोटीन में नहीं आता. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में नो डाउट जब चोट वगैरह लगती है तो एलम या FeCl3 वगैरह लगाया जाता है, सो दैट जो ब्लड है वो कॉग्युलेट कर जाए और जो वहाँ पे क्लॉट बन जाए, ब्लीडिंग बेसिकली रुक जाए. बट दैट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. इसके अलावा कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन. जब आपका मिल्क कर्ड के अंदर सेट होता है तो बेसिकली कॉग्युलेशन नहीं हो रहा होता है, प्रोटीन डीनेचर हो रहा होता है. जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय मतलब चेंज हो जाते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम रहता है बट बाकी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो बोथ A एंड C आर द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन नेम गिवन टू द एंजाइम which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate. ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी हो जाएगा. आपको एक एंजाइम का कॉमन नेम बताना है जो एक सबस्ट्रेट को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है पर दूसरे को साइमल्टेनियसली रिड्यूस कर रहा है. रिडक्टो ऑक्सीडेज, ऑक्सीडोन डक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज या रिडक्ट ऑक्साइड. सोचो जरा भाई क्या हो सकता है. थोड़ा सा कॉमन सेंस एंड दैट्स इट.
पहले का अगर बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है पहले सबस्ट्रेट का, तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडाइज करा रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी खुद रिड्यूस हो रहा होगा पर दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करा रहा होगा, सो ऑक्सीडो। और साइमल्टेनियसली रिडक्शन करा रहा हो दूसरे का, तो बाद वाला हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही तो यही है, दूसरे को रिड्यूस कराना पर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो आपका जो भी एंजाइम होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी पहले वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा है, बाद वाले को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करा रहा है। सो जो भी एंजाइम होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। ये बहुत आसान सा है, अगर आप इससे याद रखोगे तो काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। फैट सोल्यूबल विटामिन यानी जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं बट फैट्स में सोल्यूबल होते हैं, वो इससे याद रख लें, ठीक है, अडैक, ADEK, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल में आपका कौन सा आ जाता है, B&C, विटामिन B&C। सो आप देख लो यार फैट सोल्यूबल में कौन सा आ जाएगा। अब तो आप काफी स्मार्ट हैं, सो यू गाइस कैन इजीली टेल, है ना। विटामिन A ही फैट सोल्यूबल है, विटामिन B के अंदर काफी सारे आ जाते हैं बेटा, B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, तो ये सारे के सारे आपके फैट सोल्यूबल है। B2 B6 और विटामिन C, ये तीन आपके कैसे हैं, दीज आर वाटर सॉल्यूबल। और विटामिन A कैसा हो गया आपका, फैट सॉल्यूबल। फैट सोल्यूबल को अडैक से याद रखे, ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, दे आर फैट सोल्यूबल। चलिए नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन A इज, अभी पीछे ही बता दिया बेटा, वाटर सोल्यूबल में कौन कौन सा आ रहा था आपका, विटामिन B&C। अडैक यानी A, D, E और K किस में आ रहे थे, फैट सोल्यूबल में, तो D, E और K तो फैट सोल्यूबल हो गया, यानी A जो हो गया वो आपका विटामिन, मतलब ऑप्शन A। विटामिन C आपका कैसा हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया, जो आपके सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, सो दैट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। So this is water soluble. Rest 3 are fat soluble. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज, कौन सा विटामिन है जिसको पायरिडॉक्सिन बुलाते हैं। सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, पायरिडॉक्सिन होता है आपका विटामिन B6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन E। विटामिन E की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, मतलब कौन सा डिसीज होता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए। ऑप्शन A कह रहा है बेरी बेरी, ऑप्शन B कह रहा है रिकेट्स, ऑप्शन C कह रहा है स्कर्वी, और ऑप्शन D कह रहा है आपका मस्कुलर वीकनेस। सो विटामिन E की डेफिशिएंसी से एक तो मस्कुलर वीकनेस होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन E से, प्लस विटामिन E की डेफिशिएंसी से बेटा इनफर्टिलिटी भी होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं विटामिन E की डेफिशिएंसी से, मस्कुलर वीकनेस प्लस इनफर्टिलिटी, ठीक है। चलिए सोच के बताएं जरा, बेरी बेरी जो डिसीज होता है वो आपका किसकी डेफिशिएंसी से होता है। सो बेरी बेरी आपका किसकी डेफिशिएंसी से होता है, मैं डेफिशिएंसी लिख रही हूं, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। रिकेट्स जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन D, डेफिशिएंसी लिख रही हूं, किसकी डेफिशिएंसी से डिसीजेस होते हैं। स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स रिस्पेक्टिव शुगर एंड बेस, ठीक है।
सो जो आपका डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपका शुगर बेस एंड फॉस्फेट का, ठीक है। सो बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो डीएनए के अंदर बेटा याद रखिए जो आपकी शुगर होती है बेसिकली वो आपकी डीऑक्सीराइबोज तो होती है, बट डीऑक्सीराइबोज में भी कौन सी होती है, इट इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज शुगर होती है, वहां पे जो राइबोज शुगर होती है वो आपकी बीटा डी राइबोज होती है। तो आप जरा अपने आप से ऑप्शन चूज कर लीजिए कि डीएनए और आरएनए के लिए कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटा सही मैच कर रहा है। शुगर आपको बता दी है। देखो पहले वाले में बोल रहा है डीएनए के लिए बीटा D3 डीऑक्सीराइबोज, यानी थर्ड वाली जो कार्बन होती है उस पे डीऑक्सी होता है, विच इज रॉन्ग। फिर कह रहे हैं डीएनए में बीटा D1 पे डीऑक्सीराइबोज नहीं, सेकंड कार्बन पे डीऑक्सी होता है। आरएनए बीटा डी राइबोज सही है, आरएनए बीटा D3 डीऑक्सीराइबोज ये तो गलत है, आरएनए के अंदर आपका राइबोज शुगर होता है। सो करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कौन सा करेक्ट है। चलो देखो पहले आइडेंटिफाई करना, देखो भाई इस वाले में अगर आप देखेंगे बेटा फर्क देखना पहले तो आपको समझ आ जाएगा आराम से। OH OH बढ़िया, HOH HH HOH HOH सही है। फोर्थ वाले पे HCH2O5 HCH2O5 यहाँ तक सब सही है, बस फर्क कहाँ पर आ रहा है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ H है यहाँ OH है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पर H है और H है, ठीक है। यानी यहाँ पर सेकेंड वाली पर क्या है बेटा, डीऑक्सी है, क्योंकि यहाँ पर H और OH है, यहाँ पर H और H ही है, सो दिस इज गोइंग टू बी डीऑक्सी, ठीक है। सो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका किसका है, फर्स्ट वाला है आपका बीटा डी राइबोज, ठीक है। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बीटा D2 पर डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द आरएनए। सो आरएनए में क्या क्या होता है आपका, शुगर, और शुगर कौन सी होती है बेटा, राइबोज शुगर, राइबोज में हमने कर लिया बीटा डी राइबोज होता है, ठीक है। सो इट हैज बीटा डी राइबोज शुगर प्लस बेस प्लस आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर बेस फॉस्फेट। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होता है। बेस की बात करते हैं, यहां पर बेस कौन कौन सा होता है, आरएनए के अंदर बेस कौन कौन से होता है बेटा, ए जी सी और यू, ठीक है। डीएनए में होता है ATCG और आपका आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, मतलब यहाँ पे यू होता है। तो ए से कौन सा हो गया आपका बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और यू कौन सा हो गया आपका, यूरासिल। सो कह रहे हैं कि इनमें से क्या चीज आरएनए को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रही है, यूरासिल तो कर रहा है, राइबोज शुगर भी कर रही है, फॉस्फोरिक एसिड भी कर रहा है, वहीं से फॉस्फेट आ रहा होता है। गुआनिडिन जैसा कुछ नहीं है, गुआनीन होता है बेस, गुआनिडिन नहीं है। सो डी ऑप्शन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग द आरएनए, विच एक्चुअली में है ही नहीं गुआनिडिन जैसे नाम की कोई चीज। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आरएनए। तो आरएनए बेसिकली 3 तरह का होता है आपका, mRNA मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए, एंड tRNA एंड rRNA,
mRNA। RRR ज्यादा हो गया। सो आपके तीनों टाइप RNA तीन ही टाइप्स के होते हैं, mRNA, mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन। पहला कह रहा है इंसुलिन, सेकंड कह रहा है एंडोर्फिन्स, थर्ड कह रहा है नॉर एपिनेफ्रिन और डी कह रहा है थाइमीन। थाइमीन बेटा हार्मोन नहीं होता, थाइमीन आपका कैसा क्या होता है, बेसिकली इट्स अ बेस, इट्स अ नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, जो आपका डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इट्स नॉट अ हार्मोन, इट्स अ नाइट्रोजीनियस बेस। चलिए नेक्स्ट है द मेजर रोल ऑफ इंसुलिन इज। इंसुलिन का मेजर रोल क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है टू डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी, सेकेंड बोल रहा है टू कीप द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट, नेक्स्ट बोल रहा है टू रेगुलेट ग्रोथ और लास्ट बोल रहा है टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स। सो जिनको शुगर वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, दे हैव टू टेक एक्सटर्नली द इंसुलिन, जिनके में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है बॉडी के अंदर। सो इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को विद इन द नैरो लिमिट के अंदर मेंटेन करके रखना। सो डिक्रीज नहीं कर रहा होता, इट बेसिकली कीप द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स in which chain is formed by C1-C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs by the formation of C1-C6 glycosidic linkage. Structure of glycogen, glycogen basically हमने क्या बोला था, this is animal starch, polysaccharide ही होता है। तो कह रहे हैं कि glycogen एक branch chain polymer है of D alpha D glucose, सारा alpha D glucose ही होता है। सो इसके अंदर जो ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं वो C1-C4 ग्लाइकोसिडिक से जुड़ी होती है, बट जो ब्रांचिंग हो रही होती है वो C1-C6 से हो रही होती है। तो बोल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, सेल्यूलोज या ग्लूकोज। ये तो हटा दो, ठीक है, ग्लूकोज से तो कहाँ से ही सिमिलर होगा, ग्लूकोज ही जुड़ा हुआ है। सो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है बेटा? अमाइलोपेक्टिन से होता है। अमाइलोपेक्टिन भी आपका कैसा होता है? इट्स अ ब्रांच्ड पॉलीमर। सो स्टार्च में दो पार्ट होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, विच इज अमाइलोपेक्टिन जो होता है दैट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। सो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर होता है? आपका अमाइलोपेक्टिन से। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ एनिमल्स। लिवर ऑफ एनिमल्स में इनमें से कौन सा पॉलीमर स्टोर होता है? अमाइलोज, सेल्यूलोज, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एनिमल्स के लिवर में स्टोर होता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर एनिमल स्टार्च, ठीक है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन किसका पार्ट होता है बेटा? स्टार्च का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है आपका वो कौन सा रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा है जो ओपन चेन वाला नहीं कर रहा? ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटा एसिटेट, या आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता है। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन। नेक्स्ट बोल रहा है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एन एंजाइम, टू फॉर्म एन ऑक्साइम, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन। ओपन चेन के अंदर जो CHO ग्रुप है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, आप हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कराएंगे आपको ऑक्साइम मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। पेंटा एसिटेट का बनना तो ओपन चेन एक्सप्लेन कर देता है, बट ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट जो बनता है वो फर्दर आपका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो ये वाला जो रिएक्शन है ग्लूकोज का वो ओपन चेन से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये वाला रिएक्शन सिर्फ ग्लूकोज का कौन एक्सप्लेन करता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर करता है, ओपन स्ट्रक्चर नहीं करता। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन स्ट्रक्चर।
सो ओपन स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन है वो बात की बात है, बट जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी प्रेजेंस हमें कौन से रिएक्शन से पता लगती है? रिएक्शन विद HI नहीं, क्योंकि जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं बेटा विद HI एंड हीट तो आपको N हेक्सेन मिलता है, इससे कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस नहीं पता लगती है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप पता लगता है, क्योंकि CHO रिएक्ट करता है विद योर हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH के साथ, तो आपका ऑक्साइम बन जाता है। इसके अलावा रिएक्शन विद HCN भी आपका एक्सप्लेन करता है प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो रिएक्शन B एंड C आपका एक्सप्लेन करते हैं दैट अ कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। अब वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये दोनों रिएक्शन आपका कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस, दीज टू रिएक्शंस एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा सारे अमीनो एसिड्स में सिर्फ एक ही अमीनो एसिड होता है जो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, NH2 CH2 COOH, एंड दिस इज योर ग्लाइसिन। क्योंकि इस वाली कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ जाती है सेम ग्रुप आने की वजह से, ये वाला जो ग्लाइसिन होता है ये आपका कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। क्योंकि हम अमीनो एसिड्स का अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन दे तो हम ऐसे देते हैं NH2CHR COOH, है ना। तो ये 3 ग्रुप डिफरेंट है, 1 2 और हाइड्रोजन, पर अगर R हाइड्रोजन के ही बराबर हो जाए तो आपका अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, विच इज ग्लाइसिन। दिस इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सो ग्लाइसिन इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। चलिए नेक्स्ट है, प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो कह रहे एग्जाम्पल बताना है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का। ठीक है, सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में अब ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? इंसुलिन, केराटिन, एल्ब्यूमिन एंड बोथ A एंड C। तो अगर मैं केराटिन की बात करूं जो आपके बालों में प्रेजेंट होता है, ये तो कैसा होता है बेटा? फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइबर्स की तरह। पर इंसुलिन और एल्ब्यूमिन आपके कैसे होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, यानी बोथ A एंड C, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आपका किस में आ जाता है? दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। चलिए नेक्स्ट है, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। चलिए न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली योर पॉली मैं यहां पर हिंट दे रही हूँ यार तुमको, इससे ज्यादा क्या करूं बताओ। न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली बेटा पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये किसके पॉलीमर्स होंगे ये सोचें। अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA था विच इज बेसिकली शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, ये जुड़ा होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, तो ये किसके पॉलीमर्स होंगे बेटा? दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ही हमने क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड्स। So polynucleotides या nucleic acid are the polymers of your nucleotides. Next, DNA and RNA contain 4 bases each. Which of the following bases is not present in RNA? RNA के अंदर कौन सा नहीं होता? तो ये अगर याद रखोगे, ठीक है, A,
AGCT। और RNA के अंदर कौन कौन से बेसिस होते हैं बेटा? AG, मेरे नाम से याद रख लेना, आशिमा गुप्ता, AGCU, ICU से AGCU आता है आपका RNA में। थाइमीन की जगह यूरासिल होता है आपका RNA के अंदर, बाकी तीनों सेम होते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा बेस RNA के अंदर नहीं होता? एडेनिन तो है, इट इज प्रेजेंट। ग्वानिन देखते हैं पहले, यूरासिल भी है RNA के अंदर। थाइमीन नहीं है, थाइमीन आपका किसके अंदर होता है? DNA के अंदर, RNA के अंदर नहीं होता। साइटोसिन है, ठीक है। सो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। थाइमीन आपका DNA के अंदर प्रेजेंट होता है, RNA के अंदर नहीं होता। ये बेसिस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और आसान क्वेश्चन है कि कौन सा बेस किस में है किस में नहीं है। तो DNA में याद रखो AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और RNA के अंदर हो गया AGC, थाइमिन की जगह बस याद रखो RNA के अंदर क्या होता है? यूरासिल। चलिए नेक्स्ट है, विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन इन वन स्ट्रैंड टू दैट स्ट्रैंड इन दैट ऑफ DNA? DNA आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। DNA के स्ट्रक्चर पे भी सवाल आता है कि किसने दिया था। सो दिस वाज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। हेलिकल मॉडल होता है आपका। सो DNA के स्ट्रैंड के अंदर बेटा A जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है T के, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। और C ट्रिपल बॉन्ड होता है G ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड G। A डबल बॉन्ड T हो सकता है, T डबल बॉन्ड A हो सकता है, बात एक ही है। एडेनिन और थाइमीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं। साइटोसिन एंड ग्वानिन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। तो उसने पूछा है साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड के अंदर अगर इस तरह से है आपका, ठीक है, अगर एक स्ट्रैंड में साइटोसिन है तो दूसरे स्ट्रैंड के अंदर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? C के कॉम्प्लीमेंट्री G हो जाएगा, यानी कौन सा होगा आपका? ग्वानिन होगा साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री। यूरासिल तो वैसे भी नहीं होता, एडेनिन और थाइमीन आपस में होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। ग्लूकोज को हम किस में क्लासिफाई नहीं कर सकते? कार्बोहाइड्रेट तो था ही यार। एल्डोज भी होता है, एल्डोज का मतलब क्या होता है? जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो। कीटोसिस जिसमें कीटोन हो, एल्डोसिस जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो। हेक्सोस भी है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर आपका कितना कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 6 कार्बन एटम्स। ओलिगोसैकेराइड नहीं होता क्योंकि ग्लूकोज आपका कैसा होता है बेटा? इट इज अ मोनोसैकेराइड। क्या होता है ग्लूकोज आपका? मोनोसैकेराइड होता है, ओलिगो तो नहीं होता, ठीक है। ओलिगो तो होते हैं जो आपके 2 to 10 मतलब सिंपलर यूनिट्स को यील्ड करे हाइड्रोलिसिस पे। सो ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ओलिगोसैकेराइड, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज बेसिकली एल्डोहेक्सोस होता है, अगर पूरा बोले तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन एटम्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट करिए, अमीनो एसिड्स आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो हमने उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया था बेटा, NH2 CHR COOH। बट ये आपके बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट एज योर, ये वाला एसिड ग्रुप है, ये H+ लूज करेगा, NH2 में लोन पेयर होता है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा NH3+ CHR COO-। ये आपका क्या होता है? ज्विटर आयन। क्या होता है? ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड्स जनरली किस फॉर्म में रह रहे होते हैं? ज्विटर आयन की फॉर्म में रह रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन के अंदर बेटा बेसिकली किसकी लिंकेज होती है? ईथर लिंकेज, एस्टर लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज या ऑल द 3 अबव? स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन में किसकी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं बेसिकली। सो जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस लिंकेज से जुड़ते जाते हैं?
आपकी पेप्टाइड लिंकेज से, है ना, सी डबल बॉन्ड हो, ऐसी बहुत सारी लिंकेजेस होती हैं तो हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। पर लिंकेज जो होती है वो आपकी किसकी होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है। नेक्स्ट है अ न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस एंड शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, ये इसका ही पार्ट है, बेस शुगर एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के अंदर सोचें जरा बेटा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड अलग चीज है, न्यूक्लियोसाइड अलग चीज है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपका प्रेजेंट होता है बेस एंड शुगर, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है, वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, उन्हीं को हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दी बेस एंड डिपेंडिंग ऑन दी शुगर ऑल्सो आपके पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए के अंदर राइबोज होती है शुगर। इसके अलावा बेसिस का फर्क था, डीएनए के अंदर आपके कौन से थे, एजीसीटी, और आरएनए के अंदर कौन सा था, एजीसीयू। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सो न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या प्रेजेंट होता है, बेस एंड शुगर। चलिए नेक्स्ट, ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू, ये था CHO, CH2OH होल 4, सॉरी CHOH होगा, CHOH होल 4, CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। अगर हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा है विद ब्रोमीन वाटर विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंट भी दे दिया है, तो बेटा ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हो रहा था आपका, COOH, CHOH होल 4, CH2OH, और ये आपका कौन सा एसिड हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। दो COOH हो तो वो होता है आपका सैकरिक एसिड, एक COOH हो तो वो आपका कौन सा हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। सो याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वाला आपका काफी फ्रीक्वेंटली वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जो पोजीशन होती है वो C1 पर वेरी करती है बेसिकली आपकी OH और H की। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज है दे आर एनांशियोमर्स नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं, एनोमर्स हाँ, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज पर्टिकुलरली कहां पर आता है, जब डिफरेंस कौन सी कार्बन पर आए, डिफर एट C1 पोजिशन पे। फर्स्ट कार्बन पर जब पोजीशन में डिफरेंस आता है तो पर्टिकुलरली हम उनको क्या बुलाते हैं बेटा, एनोमर्स बुलाते हैं। सो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में फर्क किस पर आता है, C1 कार्बन पे फर्क आता है। चलिए नेक्स्ट द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमीनो एसिड इज, अमीनो एसिड का हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या दिया था, नाम से ही समझो ना, अमीनो एसिड मतलब अमीन ग्रुप भी है एसिड ग्रुप भी है। सो ये रिप्रेजेंटेशन दिया था हमने। So you have an acid group which is carboxylic acid, you have NH2 group also, तो आपके पास COOH भी है और आपके पास NH2 ग्रुप भी है। दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ये तो एल्काइल ग्रुप्स है। सो बोथ A एंड B, COOH भी है और आपका NH2 भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, by which bond the polypeptide chains are held together in fibrous proteins? फाइबरस प्रोटीन्स जो होते हैं, जो बेसिकली वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज योर हेयर, हेयर के अंदर केराटिन प्रेजेंट होता है। सो जो आपके फाइबरस प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो एंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑल्सो।
सो दोनों बॉन्ड होता है बी और सी, और जिनके बालों में सल्फाइड लिंकेजेस ज़्यादा होती हैं उनके बाल जनरली कर्ली होते हैं, जिनमें सल्फाइड लिंकेजेस ज़्यादा होती हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर बेटा कौन कौन से बेसिस थे? ए, जी, सी और टी। और आरएनए के अंदर कौन कौन सा था? ए, जी, सी और यू, यही था। एडेनिन होता है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है। यूरासिल नहीं होता। यूरासिल आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आरएनए के अंदर होता है, डीएनए के अंदर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस वाले चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल है नहीं, ज़्यादा कुछ बहुत एनसीईआरटी से बियॉन्ड इसके अंदर आता नहीं है। इसमें नो डाउट याद करने वाली चीज़ें बहुत हैं। मेडिकल वालों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो आपका बॉटनी जूलॉजी में भी ये चैप्टर कवर हो जाता है। जो नॉन मेडिकल वाले हैं, खासकर पीसीएम वाले, उनको इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि 10th के बाद बायो तो छूट चुका होता है। सो मैं यही कहूँगी कि फिर भी एक बार अगर पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, वरना सिर्फ एनसीईआरटी की 1-2 बार रीडिंग करोगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और ये जो मेन याद करने वाली चीज़ें वो आपको क्वेश्चंस करते करते खुद ही आइडिया लग रहा होगा कि क्या चीज़ रिपीटेडली पूछी जा रही है। चलिए नेक्स्ट है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। देखिए जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो आपका 2 में क्लासिफाई होता है। आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है। तो बोल रहे जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो आपके बॉन्ड्स हैं वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स, डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, सो हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला बेटा, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आपका 2 तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। सो आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो आपका किससे स्टैब्लिश हो रखा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड नहीं है? नॉट एन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन होता है, इट्स एन अमीनो एसिड। एलानिन भी होता है, हिस्टिडीन भी होता है, बेंजीडीन कोई अमीनो एसिड नहीं होता, इट इज नॉट एनी अमीनो एसिड। नेक्स्ट है, एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ। किसका स्ट्रक्चरल फीचर है? सुक्रोज का नहीं। पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स या स्टार्च? जल्दी सोचिए, अल्फा हेलिक्स किसका स्ट्रक्चरल फीचर है बेटा? कहां पर आ रहा था आपका? प्रोटीन्स में ही आ रहा था। अल्फा हेलिक्स हमने क्या बोला कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है, 4 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका 2 तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स है वो किसका स्ट्रक्चरल फीचर है? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स तो अलग चीज हो गई। न्यूक्लियोटाइड्स तो आपका क्या था? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। और स्टार्च तो आपका क्या था? ये तो पॉलीसेकेराइड में आ गया था, कार्बोहाइड्रेट्स में। और सुक्रोज आपका किस में आ जाता है? सुक्रोज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डाइसैकेराइड। तो ये तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। सो अल्फा हेलिक्स किसका स्ट्रक्चरल फीचर है? आपका पॉलीपेप्टाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या था आपका? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ डीएनए इज। डीएनए का फंक्शन क्या होता है? इज टू सिंथेसाइज डीएनए, इज टू सिंथेसाइज द नेसेसरी प्रोटीन, इज टू कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, और ऑल आर करेक्ट। सो डीएनए का फंक्शन होता है बेसिकली टू कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो डीएनए का काम होता है
पास ऑन करना हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। सो आज की क्लास में बेटा इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं आखिरी के, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। तो इन 3 चैप्टर्स को ये मत सोचना कि जैसे बायोमोलिक्यूल्स तो फिर भी आपका टर्म 1 में आ रखा है, बट पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दे वर कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स डले हुए हैं पहले के, जो डिलीटेड वाले चैप्टर्स थे, पॉलीमर्स का भी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी, बायोमोलिक्यूल्स तो मैंने ही कराया था टर्म 1 में। सो प्लीज जिनको भी लग रहा है कि ये चैप्टर हमारे दिमाग से एकदम गायब हो चुके हैं, 1.25 या 1.5x की स्पीड पे फटाफट लेक्चर देखो और इन चीज़ों को करो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी छोटे छोटे चैप्टर है, बट ये आपको फ्री के नंबर दे देते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट और बहुत आसान आता है। आप मुश्किल चैप्टर सब कर लेते हैं और आप लोगों की भी प्रायोरिटी होती है कि पहले फिजिकल के 4 चैप्टर कर लो, इनऑर्गेनिक में ये वाले कर लो, और हम ये वाले जो आखिरी के आसान चैप्टर है इनको छोड़ देते हैं। सो आसान चैप्टर है, सिर्फ एनसीईआरटी की 1-2 बार रीडिंग लगानी है, एकदम काम आप लोगों का बढ़िया बन जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। सो नेक्स्ट में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करेंगे। मैं पहले ही कह रही हूँ कि प्लीज़ उसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़कर आना, वरना रिकॉर्डेड जो पहले का डला हुआ है चैनल पर वो देख लेना, ताकि जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी रहे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।